ओके, सो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सबसे पहले ये चीज रहेगी, आइडेंटिफाई करो। किस चीज को आइडेंटिफाई करो? कि क्या वहां पे कोई डिजिटल क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, देखो, जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी कोई क्राइम होगा तो वहां पर जरूरी नहीं है कि डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूड, ठीक है। और अगर वहां पे डिजिटल डिवाइसेस, इन डिजिटल एविडेंसेस अगर इंक्लूड नहीं है, इससे रिलेटेड कोई चीज नहीं है, तो वहां पे हमारा काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्राइम हुआ है, क्या वहां पे किसी प्रकार का डिजिटल ऑफेंस है, किसी प्रकार का कोई डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल जो चीजें हैं, क्या उसका रिलेशन है वहां पे। अगर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो है, सेकेंड स्टेप पे बढ़ेंगे, जो कि रहेगा गैदर इनिशियल एविडेंस। ओके, सो करना क्या है? सबसे पहले इनिशियल एविडेंस जो है उनको कलेक्ट करना है, राइट। देन परमिशन फ्रॉम कोर्ट और ऑथराइज्ड एंटिटी, ठीक है। इस केस में क्या है? परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से या फिर ऑथराइज्ड एंटिटी से फॉर सीजर ऑफ द एविडेंसेस, ठीक है। आपको एविडेंस सीज करना है। तो देखो, पहले गेदर इनिशियल एविडेंस में हमने क्या किया? हमने बेसिकली जो एविडेंसेस थे उनको उनको हमने देखा कि हाँ, ये चीजें जो है एज एविडेंस काम आ सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको जो एविडेंसेस है उन्हें सीज करना पड़ेगा, ठीक है। उनको अपने अंदर में लेना पड़ेगा। तो अंदर में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथराइज्ड एंटिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये आपका कोई पर्सनल केस है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके। और अगर मान लीजिए आप पुलिस के साथ वो हो, तो पुलिस ऑलरेडी परमिशन लेके रखती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो चीजें हैं, इन चीजों को सीज करना है, ओके। देन परमिशन मिल गई, देन यूज फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स है उन्हें यूज करिए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स वो टूल्स होते हैं जो कि एविडेंस को करने के वक्त या फिर सीज करने के बाद, ठीक है। जो सबसे पहले हम जिन टूल्स का यूज करते हैं, द वेरी फर्स्ट टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज आर आर कॉल्ड एज एन फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स। तो मैं बताऊंगा ये टूल्स कौन कौन से होते हैं। देन कन्फिस्केट। अब जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल में जो आता है, या हमारा मैंने आपको बताया था कि हम जो रहते हैं डुप्लीकेट इमेज पे वर्क करते हैं। तो डुप्लीकेट इमेज बनाने वाले जो टूल आएंगे वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉन्फिस्केट एविडेंस एट द शीन। इसका मतलब ये है कि जो एविडेंसेस हैं उनको आप सीज करिए। सीज करिए कैसे? सही तरीके से, ओके, इन ए करेक्ट वे। कैसे करेंगे वो चीज है? तो देखिए, जो भी एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, है ना। अननोइंगली भी आप, क्योंकि आप उसे हैंडल करने वाले हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उस पर भी इल्जाम लग जाता है कि उसने छेड़छाड़ की। तो हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो डिवाइसेस होते हैं जो मेटल्स के होते हैं, ठीक है,
जो भी इक्विपमेंट्स आपको मिले हैं, सीज सबने किए हैं, अगर वो मेटल्स के हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज होता है। ह्यूमन बॉडी में भी स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्टली इन मेटल वाले इक्विपमेंट्स को टच कर दिया, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह, तो हो सकता है कि जो चार्ज वगैरह है वो ट्रांसफर और डिवाइस के करप्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर टेम्पर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर यूज करा जाएगा एंटी स्टैटिक बैग। ठीक है, तो ये बेसिकली वो होते हैं, पॉलीथीन्स टाइप के होते हैं। ठीक है, जिप वाली जो पॉलीथीन्स आती है, उसके अंदर आप जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उन्हें रखा जाता है। ठीक है, उन्हें डायरेक्टली हाथ नहीं लगाया जाता। अब और क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अलावा दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कि आपने जो डिवाइसेस सीज किए, जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल फोन सीज कर लिया। ठीक है, मोबाइल फोन सीज कर लिया। अब हो सकता है कि कोई हैकर क्या करे, इसको हैक करके इसके अंदर के जो एविडेंसेस है उन्हें रिमूव कर दे, या कुछ छेड़छाड़ करे इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोन से पूरे सिग्नल से ब्लॉक लगाने पड़े, सिग्नल ब्लॉक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आता है फेराडा बैग, फेराडेज बैग। फेराडेज बैग क्या करता है, बेसिकली सभी टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, सभी टाइप के जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती है, वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, उन सभी को ये जो फैराडे बैग है ये ब्लॉक करता है। ठीक है, तो यहाँ से जब एविडेंसेस कलेक्ट करे जाएंगे तो उनको दो चीजों में मतलब रखा जाएगा, एंटी स्टैटिक बैग और फेराडाइज बैग। ठीक है, देन 6 नंबर, प्रिपेयर 2 बिट स्ट्रीम कॉपी ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्या करना है, जो एविडेंस है अब आपने सीज कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसकी 2 बिट स्ट्रीम कॉपी बनानी है, बेसिकली एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, 2 बिट स्ट्रीम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एविडेंस। इसको हम बिट टू बिट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हम सभी सेक्टर्स को, जो मेमोरी है उसके सभी सेक्टर्स को कॉपी करते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक हार्ड डिस्क है, 500 GB की है। ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो 200 GB है। ठीक है, तो एक नॉर्मल कॉपी क्या होगी कि आपने ये पूरे को कॉपी कर लिया, 200 GB डेटा आपका कॉपी हो गया। एक बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी, 2 बिट स्ट्रीम कॉपी वो होती है जिसमें कि आप पूरी इस इमेज को कॉपी करते हो, इस पूरी इमेज को कॉपी करते हो और इसके सभी सेक्टर्स को कॉपी करते हो। यानी कि आप सिर्फ इस 200 को कॉपी नहीं करोगे, ये जो 300 यहाँ पे जो बचा हुआ है, जो कि ब्लैंक स्टोरेज है, उसको भी आप कॉपी करोगे। तो इसको हम बोलते हैं बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं और क्या करा जा सकता है। हाँ सर, नमक पाइप पे थोड़ा डाउट था सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ सर, जैसे सर बहुत सारी साइडें होती, लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली डिटेल रखते हैं वहाँ पे ऑप्शन लगा देते हैं, जैसे सर अगर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उस डिवाइस में सिग्नल नहीं आए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई कृष्णा। सर अब आ रही है। हाँ अब आ रही है।
सर मैं बोलना चाह रहा था जैसे नॉर्मली कोई अगर इस समय बहुत लोग जो एडवांस में अगर हार्ड ड्राइव में डेटा सिक्योर रखते हैं तो वहाँ पर सर वो कुछ इनक्रिप्शन भी लगा देते हैं, जिससे अगर 24 या 48 घंटे के अंदर उसमें अगर डेटा कनेक्ट नहीं हुआ तो ये भी हो जाता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं सर, अगर 24 या 48 घंटे के अंदर उस ऐप के अंदर अगर इंटरनेट नहीं आता तो वो ऐप आप खोल ही नहीं सकते। तो अगर इस तरीके का इंक्रिप्शन लगाओ तब भी सर ये पकड़ा जा सकता है? देखिए, एविडेंसेस हमेशा होते हैं, यानी कि कभी भी कोई भी चीज जो होती है ना, ऐसा कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता। तो कुछ ना कुछ वहां पे छूट ही जाता है। जरूरी नहीं कि आप पूरा कलेक्ट कर पाओ, क्योंकि चैलेंजेस भी आते हैं जब आप इस टाइप की काम करते हो ना, तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत बार होता है कि आपको एनक्रिप्टेड डेटा मिलता है, ठीक है? तो वहां पे भी कुछ कुछ चीजें करी जा सकती है, लेकिन हर बार जरूरी ही नहीं है कि आपको वहां पे पूरा का पूरा सक्सेस मिल जाए, या फिर आपने जो डेटा रिकवर किया है वो पूरा ही रिकवर हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो केस टू केस वेरी करेगा। और सर एक और डाउट था। हाँ, बोलो। जो सर आपने सिग्नल ब्लॉक करने के लिए बोला तो सर वहाँ पे वो एसएमएस वगैरह भी ब्लॉक कर देता है कि ओनली नेटवर्क सर? नहीं, देखो, जो एसएमएस रहेगा वो भी तो नेटवर्क के ही थ्रू आएगा ना। अगर आपके जी सर। अगर आपके डिवाइस में मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो एसएमएस कैसे आएगा? तो मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, जितने भी ब्लूटूथ का जो सिग्नल्स होते हैं, इन सभी सिग्नल्स जितने भी होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एफएम रेडियो अगर उस डिवाइस में है, जो इतने भी होते हैं सभी को ब्लॉक करता है फेराडे बैग। ओके। है ना? चलिए, इसके बाद हमने क्या किया? प्रिपेयर टू बिट स्ट्रिंग कॉपी ऑफ द एविडेंस। ये करने के बाद हमें क्या करना है? आई थिंक नंबर 7 था। जनरेट ए SHA-1 हैश और चेकसम। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस गाइस, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद क्या करना है? जनरेट ए शॉ वन हैश या चेकसम। ठीक है, कि आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है? इंटीग्रिटी के लिए होता है। और द डुप्लीकेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बेसिकली वो जो हमारी जो इमेज रहेगी, जो हमने डुप्लीकेट क्रिएट करी है, बिट टू बिट बिट टू बिट इमेज जो हमने डुप्लीकेट क्रिएट करी है, उसका SHA-1 चेकसम हम क्रिएट वो कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, जिससे कि हम उसकी इंटीग्रिटी को प्रूफ कर पाए कि इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, और जो SHA-1 होता है, ये बेसिकली एक आप ऐसा मानो कि एक स्टैंडर्ड है कि इसको यूज में लिया जाता है, इसलिए SHA-1 है लिखा है। Okay, then ensure continuity of evidence custody। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? कि एंश्योर करो कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब जो चलते रहे, ऑफ एविडेंस कस्टडी। आपने क्या किया? एविडेंस को कस्टडी में लिया है, ठीक है? तो उसकी कंटिन्यूटी को एंश्योर करो। कैसे करोगे? तो बेसिकली यहाँ पर होती है, इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी में क्या होता है? आप बेसिकली हर वो चीजें जो स्टेप बाय स्टेप आपने करी है, ठीक है, क्या किया, किस तरीके से किया, जैसे कि हम पेन टेस्टिंग रिपोर्ट बनाते थे, ठीक है, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको
सब चीजें लिखनी होती है। ठीक है, तो ये आपकी होती है चेन ऑफ कस्टडी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बार आपने ये सब चीज कर ली, सो ट्रांसफर एविडेंस टू फॉरेंसिक लैब। ठीक है, अब आपने देखो यहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी मतलब आपने पूरे एविडेंसेस वगैरह लिए। ठीक है, सब प्रॉपर फॉर्म में लिए, स्टेप बाय स्टेप आपने सब चीजों को नोट किया, क्या क्या मिला, किस तरीके से मिला, फोटोग्राफ्स वगैरह आप लोगों ने ली। उसके बाद क्या हुआ, इस जो एविडेंस को है इसको प्रॉपर हमारे बैग्स वगैरह में जो जिसमें भी रखना था, एंटी स्टैटिक या फेरेडे बैग में, वो रख के आप इसे फॉरेंसिक लैब पर ले गए। ठीक है, नंबर 10, नंबर 10, सिक्योरली स्टोर द ओरिजिनल एविडेंस। ठीक है, अब जो इस एविडेंस को है, ठीक है, हमने जो भी करना है हमें कॉपी भी करना है, जो भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अब ओरिजिनल एविडेंस से इसको सिक्योरली स्टोर करके रखना है कि इसके साथ कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो जाएगा वो ये ओरिजिनल एविडेंस से जाएगा, ना कि डुप्लीकेट। ओके, देन एनालाइज द डुप्लीकेट ऑफ एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करोगे, जो भी आपको करना रहेगा वो सब करोगे। देन कंपाइल ए फॉरेंसिक रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाइए, एंड देन ओके, इफ रिक्वायर्ड appear in court and provide expert assistance। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, और वहां पर जो भी ये एविडेंसेस हैं इन सबको आपको वहां पे एक एक्सपर्ट की तरह आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि जो भी कल्प्रिट है या जो भी केस वगैरह है वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, मतलब 13 स्टेप्स में 12 स्टेप्स आप मान लीजिए कि 12 स्टेप्स आपको उसी फॉर्म में फॉलो करने होते हैं जैसे कि हम उसमें करते थे, अटैकिंग की मेथोडोलॉजी थी, तो ये भी इसकी मेथोडोलॉजी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर नंबर 7 एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा नंबर 7? जनरेट ये वाला? जी। इसमें देखो, हम फाइल का हैश जी जनरेट सर। करते थे ना, फाइल का हम हैश जनरेट करते थे, किसी भी फाइल का हैश जनरेट करते थे या चेकसम जनरेट करते थे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास लिनक्स में कमांड भी है। क्या था कमांड? यस, एनीवन? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा डुप्लीकेट है उसका हैश जनरेट कर रहे हैं, जिसको कि हम बाद में कंपेयर कर पाए। ठीक है, और ये कंफर्म कर पाए कि हाँ ये जो एविडेंस है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, डुप्लीकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए। तो इंटीग्रिटी चेक के लिए है वो। ओके, और श्रावण तो इसका नाम तो है, ये तो सर एल्गोरिथम। हाँ, जो सर इसके साउंड निकाला जा रहा है तो सर इसे बाद में भी तो निकाला जा सकता है, क्योंकि सर वहां पे तो एग्जैक्ट कोई किसी के पास डेटा है नहीं कि इसका निकाला क्या गया है, अभी साउंड निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, जैसे मैं हैश समझ फाइल। मैं समझा नहीं आपकी बात को। हाँ। सर जो एविडेंस है वो एविडेंस जिसने कलेक्ट किया वो बाद में किसी और फाइल को चेंज भी तो कर सकता है, वो कि तुरंत वहां जो एसएचए फाइल निकलेगी उसे तुरंत अलग फॉर्मेट में सेव किया जाएगा। देखो, ये मान लीजिए ये एविडेंस था। ठीक है, ये एविडेंस था, जैसे ही ये सीज होगा, ठीक है, इसकी एक बिट टू बिट कॉपी बनाएंगे।
ठीक है, ये बन गई कॉपी। इस कॉपी का हैश जनरेट करके रख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका हैश आया XYZ। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन कर रहा हो, मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कॉपी के साथ आपको कैसे पता चलेगा या फिर कोर्ट में आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये वही कॉपी थी जो कि एक्चुअल में सीज हुई थी। ठीक है, तो आपको इसका वहां पे हैश जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर ये XYZ नहीं आया तो वो एविडेंस आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात? वो सर ये भी तो अच्छी से नहीं समझ रहे बट जैसे सर अगर उसमें से हम कोई डिटेल निकालें जैसे या वो फाइल इंक्रिप्शन है तो अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी वो फाइल की हैश चेंज हो जाएगी सर। नहीं, देखो, फाइल का हैश तब चेंज होता है जब फाइल में आप टेम्परिंग करते हो। ठीक है, फाइल के साथ आप कुछ उस पे कुछ अटैक कर रहे हो तो उसका हैश चेंज नहीं होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो फाइल करप्ट ना हो जाए या फिर उसमें कोई मोड किसी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक है, तो अगर आप एन्क्रिप्शन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, उससे टेम्पर नहीं होगी वो। हो सकता है करप्ट जरूर हो जाए तब चेंज हो, लेकिन उसमें डायरेक्टली टेम्पर नहीं होती है। जब आप उसके अंदर राइट करोगे, ठीक है, कुछ लिखोगे या कुछ हटाओगे, कुछ भी चेंजेस करोगे सिंगल बिट का भी, तब वो उसका हैश चेंज होगा। और ये जो चीजें होती है, ये सब जब करी जाती है तो हर चीज के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर ही नहीं होता है, मतलब एग्जामिनर भी होता है। ठीक है, एनालिस्ट भी होता है, जो पर्सन सीज कर रहा है वो भी होता है। ठीक है, लीगल पर्सन भी होता है वहां पे। ठीक है, तो आप वहां पे चीजें ऐसा नहीं है कि आप आपकी मर्जी का कर पाओगे, सब आपके अंडर में रहा और आपने कर दिया। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है।